एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को, जो कि एक कैफे के यहाँ पे वेट कर रहा होता है। दरअसल आज इसे शिंग हाइलू का इंटरव्यू लेना होता है और कुछ ही देर में यहाँ पे शिंग हाइलू भी आ जाती है, जो कि इसकी तारीफ करते हुए कह रही थी कि वो कंपनी खोलने के हिसाब से काफी यंग है, सचमुच वो काफी टैलेंटेड है। यहाँ भी इसका शुक्रिया करता है इसकी तारीफ करने के लिए। पर क्वान की जगह शिंग हाइलू ही क्वान का इंटरव्यू लेने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई और रिक्वेस्ट है क्या। ये कहता है इसकी कोई सी भी रिक्वेस्ट नहीं और ये इससे कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता। पर तभी क्वान को एहसास होता है कि बॉस तो वो है, आखिरकार शिंग हाइलू उसका इंटरव्यू क्यों ले रही है। जिसके बाद ये इसे कुछ सवाल पूछता और कहता है कि मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ये फिर इसे बताता है इसे इसकी जरूरत सिर्फ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स के लिए है, बाकी अगर कोई बड़ी चीज होती है इनकी कंपनी में तो उसका डिसीजन क्वान ही लेगा और इसे इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये चीज के लिए मान जाती है और इसे पूछती कि आखिरकार ये ऑफिस कब से ज्वाइन कर सकती है। पर ये इसे बताता है कि अभी अभी ऑफिस लेने के लिए जाने वाले हैं। ये दोनों फिर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे वो इन्हें बताता है कि उनके बजट के हिसाब से ये जगह सबसे बेहतरीन है। पर क्वान यहाँ पे हाइलू से पूछता है कि इससे महंगी कोई जगह नहीं है क्या। ये इसे बताती है कि ये जगह सबसे महंगी है सिटी की और इसे बढ़िया प्लेस इसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये इसे कहता है कि इस पूरी बिल्डिंग को रेंट पे लेना चाहता है। जो सुन के ये प्रॉपर्टी डीलर हैरान हो जाता है और उसी के साथ वो खुश भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इसे काफी मुनाफा हो रहा होता है। तभी हाइलू से कहती कि वो श्योर है क्या, क्योंकि यहाँ का रेंट जो है वो 3,60,000 युआन है, वो भी पर मंथ। इसकी ये बात सुन के प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको सस्ते में इस बिल्डिंग को रेंट पे देने के लिए तैयार हूँ। और जैसा कि आपको पता है इस बिल्डिंग का खूबसूरत नजारा आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। पर क्वान इसे कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग का रेंट काफी कम है, थोड़ा उसे बढ़ाओ। और क्वान अपने हिसाब से इसकी बिल्डिंग का रेंट बढ़ा देता और कहता है कि वो आज से हर महीने इसे 7 लाख युआन देगा। इसकी ये बात सुन के प्रॉपर्टी डीलर काफी खुश हो जाता है। पर क्वान तो सिर्फ अपने पैसे लगाना चाहता है, क्योंकि हर महीने उसे 3 लाख युआन मिलने वाले हैं, जिसे वो किसी भी हाल में उड़ाना चाहता है। हाइलू फिर से वो सामान का लिस्ट दिखाती है जो कि ऑफिस के लिए लाने वाले हैं, पर ये कहते ये तो काफी कम में है, कम से कम तुम ऑफिस के जो फर्नीचर का बजट है वो 2 मिलियन युआन रखो। तब यहाँ पे इसे सिस्टम की वार्निंग आ जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा होते हैं और आखिर में इसे फर्नीचर का बजट जो है वो 8 लाख युआन पे डालना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें खरीदता है और यहाँ पे ऑफिस को पूरी तरह सेट करता है। ये काफी बेफजूल की भी चीजें खरीदता है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, पर इसे क्या है, इसे तो सिर्फ पैसे उड़ाने से मतलब है। तभी यहाँ पे हाइलू से कहती है क्या उसे उसके ऑफिस के लिए कुछ चाहिए नहीं क्या। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। दरअसल क्वान जब तक वर्क रिलेटेड अपने ऊपर खर्चा करे, यहाँ पे सिस्टम उसे वार्निंग नहीं देता, इस वजह से वो यहाँ पे किसी भी चीज को खरीद सकता है। हाइलू फिर एक रूम का रेंट पे ले लेती है, जहाँ पे ये रह के अपना काम कर सकता है और उसी के साथ वो उसे वो की भी दे देती है जिससे इस रूम में एंटर कर सकता है। पर ये फिर इसे वो लिस्ट दिखाती है जिसमें काफी सारे रेस्ट्रिक्शन होते और हर एम्प्लॉय को वो सारी चीजें माननी पड़ेगी। पर ये सोचता है कि अगर ये सारे रेस्ट्रिक्शन रहे तो ये लूजर एम्प्लॉय को अपने कंपनी में शामिल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से अपने कंपनी का लॉस नहीं करवा पाएगा और इसमें वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। इसी वजह से ये इसे कहता है कि ये सारी चीजों को हटा दो। पर हाइलू इसे कहती है कि अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स को हटा दे तो कोई भी इनके ऑफिस में काम करने नहीं आएगा और ये एक स्कैम की तरह लगेगा, और जो भी यहाँ पे काम करने आएगा वो गेम तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करने वाला। ये फिर इस चीज के लिए मान जाता और कहता है कि वो इस कंपनी के कोर एम्प्लॉय को अपने हिसाब से हायर करेगा और बाकी छोटे एम्प्लॉयर्स को ये खुद हायर कर सकती है। ये चीज के लिए मान जाती है, पर ये इसे कहती है कि आपको अपने लुक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपको अपने लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए और साथ ही साथ एक हेयर कट ले लेना चाहिए। क्वान फिर अपने लिए काफी सारे कपड़े खरीदता है, क्योंकि एक कंपनी के लीडर को अच्छा दिखना जरूरी है, इस वजह से ये कंपनी के पैसे इस पे लगा सकता है। क्वान फिर यहाँ पे सोचता है कि जहाँ जहाँ वो पैसे लगा रहा है वो तो बिल्कुल भी इसे प्रॉफिट नहीं देने वाला। इसका मतलब अब उसे मायंग जैसे एक और पर्सन चाहिए जो कि इसके पैसे वेस्ट कर सके, जिसे कंपनियों के बारे में कुछ भी पता ना हो, ना ही गेमिंग के बारे में, और उसे पता होता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। सीन फिर एक गेमिंग कैफे के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे क्वान आ जाता है, जिसे देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। क्वान फिर यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या उसने बांगशू को देख रखा है क्या। ये इसे कहती कि हाँ वो तो तगड़ा गेमर है, वो अपनी सीट पे बैठा होगा जैसे वो हमेशा रहता है। हमें फिर बांगशू के बारे में बताया जाता है। दरअसल बांगशू एक गेमर एडिक्टेड है जो कि दिन भर गेम खेलता रहता है और इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया है और वो काफी सब्जेक्ट में फेल भी हो चुका है और वो करीब 3 साल से एक गेमिंग कैफे में अपनी जिंदगी बिता रहा है, गेम खेल के और थोड़े बहुत पैसे कमा के। क्वान को पता होता है कि बांगशू को गेम खेलने के बारे में तो काफी कुछ पता है, पर गेम डेवलप कैसे करता है वो उसे बिल्कुल नहीं पता। क्वान फिर इसके पास जाके कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ काम है। ये इसे कहता है कि वो चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम है, वो उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये इसे कहता है कि वो उसे गेमिंग डिजाइनर के तौर पर हायर
करना चाहता है। पर यहाँ पे इसकी शक्ल देख के ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करने नहीं चाहता, तुम एक स्कैमर लग रहे हो, और वैसे भी मुझे गेमिंग डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता और वो तुम्हें पता भी है, फिर भी तुम मुझे क्यों हायर करना चाहते हो। क्वान तभी यहाँ पे पैसों से भरा एनवलप इसके डेस्क के ऊपर रखते हुए कहता है कि ये तुम्हारी एडवांस सैलरी है और हमारे वहाँ पे काफी हाई स्पेसिफिक वाले कंप्यूटर्स भी है, तुम चाहो तो वहाँ पे गेम भी खेल सकते हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम जैसे पर्सन की जरूरत है जिसे गेम से इतना लगाव हो। बेशक तुम्हें यहाँ पे गेमिंग डेवलपिंग ना आती हो, पर फिर भी तुम मेरे काम की हो। अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये अपना तुरंत ही माइंड बना लेता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। माओ शुची से काफी खुश होता है क्योंकि वो काफी सालों से इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। क्वान फिर अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है और सोचता है कि 2 हफ्तों में उसने इतने सारे पैसे उड़ा दिए और रिजल्ट से वो काफी ज्यादा खुश है। और जब तक मायांग और बांगशु जैसे लोग इसके साथ है, इसकी कंपनी जरूर से पानी में डूबेगी और ये काफी प्रॉफिट कमाएगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान ऑफिस के लिए लेट हो चुका होता है और जैसे ही उसकी नजर घड़ी पे जाती है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और भागते हुए अपने ऑफिस के यहाँ पे पहुंचता है। तभी इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होंग सीबो होता है। सीबो इससे पूछता है कि तुम भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो। ये यहाँ पे अनजान बन के कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। क्वान से पूछता है कि वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है क्या वो यहाँ पे काम करना चाहता है। ये कहता है कि हाँ, वो इंटरेस्टेड है और उस कंपनी में काम करना चाहता है। तो क्वान से पूछता है कि आखिरकार वो दोपहर के समय में यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आया। ये से बताते ही एक और कंपनी में काम करता है और अभी लंच टाइम चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया है। वहाँ पे इसे ओवर टाइम करवाते, इसी वजह से वो जगह से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी लिफ्ट से यहाँ पे सीबू का एक जान पहचान वाला आदमी बाहर आता है जिसका नाम लियो होता है और वो इसी की कंपनी में काम करता है। वो इसे बताता है कि टैगना कंपनी के रिक्वायरमेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है और वो इस कंपनी में कभी भी काम नहीं कर सकता, उसे यहाँ जॉब नहीं मिलने वाली, तो उसे वापस चले जाना चाहिए। ये से बताता है कि वो यहाँ पे विजिटर के तौर पर है। लियो से कहता है कि लगता है तुम्हारे पास ज्यादा काम नहीं है, ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें भर भर के काम दूंगा। ये दोनों फिर यहाँ पे लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे क्वान से पूछता है क्या वो तुम्हारे कोई जान पहचान वाला था। सीबू इसे बताता है कि वो इसका डायरेक्टर सुपीरियर था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो चुप चुप के यहाँ पे टंगडा कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है। ये दोनों फिर लिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं जहाँ पे सीबू इसे बताता है कि अब जब उसके डायरेक्टर के सीक्रेट से पता चल गया तो उसे और ज्यादा टॉर्चर करेगा। पर जैसे ये लोग ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ की सेक्रेटरी पे को गुड मॉर्निंग कहती है। सीबू ये देख के समझ जाता है कि जिस पर्सन से अब तक बात करता वो और कोई नहीं, वो पे क्वान जो कि इस कंपनी का मालिक है। क्वान फिर से कहता है कि ये रिज्यूम विज्यूम छोड़ो, चुपचाप मेरे कैबिन में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्वान फिर यहाँ पे फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर ये कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे यहाँ चलना चाहिए क्योंकि मैं इस कंपनी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे रिज्यूम ऑलरेडी देख चुके हो। क्वान से कहता है कि तुमने अपने आप को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ये से कहता है कि आप ऑलरेडी मेरे रिज्यूम को देख चुके हो और अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं इस कंपनी में काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्वान से कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है। ये से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने की वर्किंग एक्सपीरियंस है, आखिरकार आप मुझे क्यों हायर करे हो। ये से कहते हैं ये तो और भी अच्छा है, कल से तुम मेरे यहाँ पे काम करने के लिए आ जाना। सीबू से कहता है कि आप जल्दी कर रहे हो, आपके यहाँ पे काम करने से पहले मुझे अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा। क्वान से बताता है कि कोई बात नहीं, तुम परसों से हमारे यहाँ पे काम करने आ सकते हो। क्वान फिर से कहता है कि तुम कितनी सैलरी पे यहाँ पे काम करना चाहते हो। ये से कहता है कि आप 1500 युआन दे दो तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहो तो मैं यहाँ पे ओवर टाइम भी कर लूंगा। ये कहता है कि घबराओ मत, मैं तुमसे ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा, पर तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारी सैलरी बहुत कम बता रही हो तुम। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मंथली कितना खर्चा होता है और उस हिसाब से ही मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। क्वान फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें मंथली 4000 युआन देने के लिए तैयार हूँ। सीबू फिर क्वान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप जैसा पर्सन आज तक मैंने नहीं देखा, मैं टंगड़ा कंपनी के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। क्वान फिर आराम से अपने चेयर पे बैठ जाता है और सोचता है कि अब उसकी कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाने वाली, इसका बस अब लॉस होने वाला है। तभी यहाँ पे हैलो आ जाते हैं जो कि इसे कहती है कि कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ये इसे कहता है कि अब ये इंटरव्यू नहीं करने वाला, तो उसे वापस भेज दो। हेलो इसे बताती है कि वो एक औरत है और उसने एंट्रेंस बंद कर रखा है, वो बस आपसे मिलना चाहती है, बेशक वो यहाँ पे काम कर पाए या फिर ना। तो क्वान उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और ये और कोई नहीं, ये लिनवान होती है। ये इसे कहती है कि पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी वो अच्छी नहीं हुई, तो ये चीज के लिए माफी मांगती है। क्वान से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस उसे ये समझाना चाहता था कि न्यूज वाले हमेशा सच्चाई नहीं बताते। लिनवा फिर से पूछती है कि क्या आपके गेम का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है क्या, पर यहाँ पे ये सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी नहीं है, असल में उनका ऑब्जेक्टिव तो पैसे लॉस करना है। ये फिर से बताता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ पे उनसे पैसे बिल्कुल भी कमाना नहीं चाहता। लिनवा फिर से पूछती है कि वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को बाहर निकाल देंगे अगर उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाए तो, पर क्वान सोचता है अगर उसने उन सबको बाहर निकाल दिया तो आखिरकार इसे यहाँ पे जो फंड मिल रहा है सिस्टम से वो उसने कहाँ पे उड़ाएगा।
क्वान फिर से बताता है कि चाहे जो हो जाए ये अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को कभी भी अपनी कंपनी से बाहर नहीं निकालेगा। क्वान इससे फिर पूछता है कि आखिरकार तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो, जबकि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहिए था, आखिरकार तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो क्वान यहाँ पे हेलियो से पूछते कि आखिरकार ये औरत कौन है। यहाँ पे ये से बताती है कि ये लिनवान है, ये पहले फायर स्काई स्टूडियो में काम किया करती थी, पर उसने खुद से रिजाइन कर दिया क्योंकि वो कंपनी से पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। क्वान फिर यहाँ पे लिनवान को कहता है कि तुम जैसे पर्सन की ही मुझे तलाश थी, तुम्हें आज से मैं हायर करता हूँ, तुम हमारी कंपनी के लिए आज से काम करोगी। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बहुत एक है। मुझे पता है आप में से सभी लोग कह रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद आप ये वीडियो डाल रहे हो, तो आखिरकार भाई साहब आप कहाँ पे थे, आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं और भी वीडियोस पे काम कर रहा था और मैं काफी सारे एनिमीज को एक साथ देख रहा था, जिस वजह से वो बिंज वॉचिंग हो गई और मैं उन सबको ही देखे जा रहा था 4 दिन से, और कुछ घर पे भी काम थे, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। पर आप चिंता मत करिए, चैनल पे अब काफी सारे एनिमीज आने वाले, क्योंकि मैंने काफी सारे नए एनिमीज को देख रखा है और वो अब चैनल पे जल्दी ही आने वाले। आखिर में जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।